गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये लेक्चर जो है बेटा वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। अगर आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, अगर आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के साथ खेलना चाहते हैं, अगर उसके अलजेब्रा को आप जानना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में उसके प्रॉपर्टीज़ को पहचानना जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो डिटर्मिनेंट के बेसिकली आप वैल्यू को निकालने के लिए या फिर आप एक्सपेंड करने के लिए सीखा है। लेकिन अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं? वो सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को जान लोगे बेटा, देखोगे कितना ईजी वे से आपसे प्रॉब्लम बनेगा। बात समझ में आ गई? आइए हम लोग डिटर्मिनेंट के फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है बेटा? ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको ये कहती है, थोड़ा सा ध्यान दो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको ये कहती है बेटा, इफ एनी टू रो और कॉलम इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपको इक्वल हो जाए तो उस स्थिति में डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा? 0। क्या बात समझ में आ गई? फिर से मैं समझा रहा हूं, समझो। कोई भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम अगर आपको इक्वल हो तो उस स्थिति में क्या होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल से, बात क्लियर हो जाएगी बेटा। जैसे मान लो 5 6 7 5 6 7 2 3 9। क्या बात समझ में आ रही है? दो रो कैसा है बेटा? इक्वल है। दो रो कैसा है? इक्वल है। आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपको इक्वल हो जाए उस स्थिति में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। क्या बात समझ में आ रही है? आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आंखों ने देखा कि दो रो इक्वल मतलब 0। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा कॉलम में भी हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हो बेटा। ये देख लो, ये अगर मान लो कि 1 2 3 1 2 3 5 6 8 अगर ऐसा हो जाए तो आपके आंखों ने क्या देखा? रो 1 कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है? 0 बराबर है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा? 0। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम 1 और इसको बोलते हैं कॉलम 2। और कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में कैसा है? इक्वल है। तो हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू को क्या बोलेंगे कि उसका वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। क्या बात समझ में आ गई? पहला प्रॉपर्टीज ये कहती है कि कोई भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज नंबर 2। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कहती है? यह है बेटा प्रॉपर्टीज नंबर 2। इफ एनी फुल रो फुल कॉलम is 0 then value of determinant will be 0। फिर से 0। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर आपको 0 हो जाए, पूरा का पूरा 0 हो जाए, उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। आ जाओ इधर देख लो, 0 0 0 5 6 7 8 9 और 10। अब खुद देख लो ना बेटा, अगर आप इसको एक्सपेंड भी करोगे तो 0 इंटू ये खत्म, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, फिर 0 होगा, फिर ये 0 और फिर ये खत्म, ये खत्म, इसको लिखोगे फिर 0, फिर ये देखो इसको भी लिखोगे 0। यानी हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर आपको कोई एक फुल रो या कोई एक फुल कॉलम क्या हो जाए? 0 हो जाए, उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये हो गया आपको क्या बेटा? 0। यानी इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम रहे तो उस स्थिति में आप इसको एक्सपेंड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बेटा? आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है कि इसका वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या बात समझ में आ गई? दो स्थिति अभी तक मैंने बता दिया कि डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट सीधे आपको 0 बोलना है। कब कब बोलना है? जब दो रो या दो कॉलम इक्वल हो, उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, या फिर आपको कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम फुल अगर 0 हो जाए, पूरी की पूरी अगर 0 हो जाए, उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होती है। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, पूरी तरह से समझ में आ गई। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको ये है बेटा, इफ एनी टू रो और टू कॉलम प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ बेटा कि दो रो या दो कॉलम का जो रेशियो होता है वो अगर इक्वल हो जाए उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 है।
फिर से सुनिए, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपको प्रोपोर्शनल हो जाए उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होती है? 0। प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं? तो दो रो या दो कॉलम का जो रेशियो होता है अगर वो इक्वल हो जाए उस स्थिति में भी हम लोग बोलेंगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होती है? 0। कैसे गुरुजी, कैसे? आ जाओ इधर। जैसे मान लो बेटा 2 4 और 6, यहाँ से आपको आ जाएगा 6 12 और 18, इसमें कुछ भी रख दो, 5 -1 और 6 छोड़ दो क्योंकि 6 पहले से लिखा हुआ है, तो कुछ और नंबर ले लो। मान लो ये 10 आपने ले लिया। अब इधर ध्यान दो, अब इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा देखो कि उसके अंदर में क्या दो रो इक्वल है? नहीं है। क्या एक रो फुल 0 है? नहीं है। लेकिन एक चीज और बताया मैंने, 0 होने का कंडीशन क्या बताया कि क्या दो रो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल का कंडीशन क्या मैंने बताया कि वो दोनों का रेशियो अगर लेंगे वो इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसा होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लो, तो ये हो जाएगा आपको 2/6, ये हो जाएगा 4/12, ये हो जाएगा 6/18। इसको कैंसिल करो बेटा 3, इसको कैंसिल करो, ये भी 3, इसको कैंसिल करो, ये भी 3, तो यानी ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। क्या इक्वल है? जी गुरुजी इक्वल है। मतलब रो 1 और रो 2 क्या है? प्रोपोर्शनल है। तब इसका वैल्यू क्या है? सीधे 0, कुछ नहीं देखना। क्या करना है आपको? डायरेक्ट 0 कर देनी है। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी पूरी तरह से। देखो बेटा 3 स्थिति है जिसमें आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट के वैल्यू को 0 बोल सकते हो। पहला स्थिति क्या है? कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपको इक्वल हो जाए उस स्थिति में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। दूसरी क्या बात है बेटा? दूसरी बात यह है कि कोई भी एक पूरी की पूरी रो या कोई भी एक पूरी की पूरी कॉलम अगर आपको 0 हो जाए उस स्थिति में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। और तीसरी बात क्या है बेटा? तीसरी बात यह है बेटा कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपको प्रोपोर्शनल हुआ, कैसा हुआ? प्रोपोर्शनल, उस स्थिति में भी आप डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बोल सकते हो। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। पहले के 3 प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे डिटरमिनेंट 0 होती है ये आपको बताती है। अब आइए हम लोग चौथे नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, 4th नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है बेटा आपको समझने के लिए, है ना। प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो है बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। आप देखोगे प्रॉब्लम में जब हम लोग यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या है भाई प्रॉपर्टीज? तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उस स्थिति में डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। किससे मल्टीप्लाई हो जाती है? माइनस से। या फिर आप यूं कह ले कि डिटरमिनेंट जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे गुरुजी कैसे? आ जाओ इधर, मैं आपको बता रहा हूं बेटा। जैसे मान लो कि आपने A1 A2 A3 लिखा, फिर लिखा आपने B1 B2 B3, फिर आपने लिखा C1 C2 और C3। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, कुछ नहीं करना। करना क्या है? ये जो दो रो आप देख रहे हो ना, इसको आपस में इंटरचेंज करो। ये दो रो जो देख रहे हो आपस में इंटरचेंज करो। तो जैसे इंटरचेंज करोगे तो B1 B2 B3 को ऊपर लिखो, तो ये आ जाएगा B1 B2 B3, और फिर लिखो बेटा A1 को इधर, तो A1 A2 A3, ये हो जाएगा C1 C2 C3 को ज्यों का त्यों रख दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये जो डिटरमिनेंट में आपने क्या किया? दो रो को इंटरचेंज किया, बदला, तो बाहर में माइनस साइन लग जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? यही मैं बोलना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी दो रो या दो कॉलम, कॉलम के केस में भी देख लो आप, कॉलम के केस में भी देख लो, अगर आपको मान लीजिए इन केस ऐसा आपको रहे बेटा, कैसा रहे कैसा रहे कैसा रहे ऐसा रहे। इधर ध्यान दो बेटा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं कि ये जो कॉलम 1 2 है इसको कॉलम 1 में और कॉलम 1 को कॉलम 2 में रखने जा रहे हैं। तो जब रखोगे बेटा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, B1 B2 B3 और A1 A2 A3, ये हो जाएगा बेटा C1 C2 C3, यानी कॉलम 3 को ज्यों का त्यों रख देना है। अब इधर आ जाओ, यहां से अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं? मैंने प्रॉपर्टीज पहले ही आपको बता दिया, क्या कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आप इंटरचेंज करते हो, क्या करते हो? इंटरचेंज, उस स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा? उस स्थिति में बाहर में एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी बहुत मजा आया। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 5 को।
ये भी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज़ है बेटा। जब आप प्रॉब्लम को देखोगे, उसको बनाओगे, तब आपको महसूस होगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सब हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रॉपर्टीज ही डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को इजी बनाता है, आसान बनाता है आपके लिए। अब आ जाओ, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, है ना। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। कब? अगर आप पूरे के पूरे रो को या पूरे के पूरे कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर आप इंटरचेंज करते हैं, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा। आ जाओ इधर बेटा। कैसे गुरुजी कैसे? मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो बेटा कि कोई डेल है, डेल कोई डिटरमिनेंट है। ये है आपको बेटा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ऐसा है। अगर आप इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो देखो क्या होगा। ये आपका रो है बेटा, इसको आपको कॉलम में लिखना है, तो A1 B1 C1, फिर इस रो को कॉलम में चेंज करना है, A2 B2 C2, फिर इस रो को कॉलम में चेंज करना है, A3 B3 और C3। क्या बात समझ में आ गई? तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? डेल। इस भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? डेल ही होगा। बात समझ में आ गई? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर आप कोई भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई असर, कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। पहला का 5 प्रॉपर्टीज तो आपके मुट्ठी में होना चाहिए। कैसा कैसा प्रॉपर्टीज है बेटा? पहला प्रॉपर्टीज ये कहती है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आपको इक्वल हो जाए, उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। दूसरी प्रॉपर्टीज कहती है अगर आपको कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी की पूरी 0 हो जाए, उस स्थिति में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर आपको प्रोपोर्शनल हो जाए, उस स्थिति में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज ये कहती है कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस अंतर इतना होगा कि वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किससे? माइनस से। क्या बात समझ में आ गई? फिर उससे आगे को वाली प्रॉपर्टीज क्या है? उससे आगे वाली प्रॉपर्टीज ये है कि कोई भी रो को अगर आप कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, पूरे के पूरे रो को पूरे के पूरे कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, पूरे के पूरे रो को पूरे के पूरे कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, उस स्थिति में क्या होगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। अब आइए हम लोग आगे वाले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये बिहार बोर्ड में हर साल एक प्रॉब्लम इसी प्रॉपर्टी से रहता है, हर साल फिक्स्ड है। इस प्रॉब्लम अगर मान लो कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए आप ध्यान में रखो बच्चों, ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे गुरुजी? कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन 1 रो और 1 कॉलम, देन इट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिटरमिनेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर में कोई भी एक फैक्टर, कोई भी एक कांस्टेंट अगर आपको कॉमन आ रहा है, तो आप उसको डिटरमिनेंट के बाहर लिख सकते हो। गुरुजी समझ में नहीं आया? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको बात। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनएम सर आपके साथ है। आ जाओ। 2 4 6 3 1 5 8 3 10, ऐसा है बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो ना। देखो बेटा, देखो यहां से देखो ना, इस वाले से देखो। क्या इस वाले रो से 2 आप कॉमन कर सकते हो? क्या 2 फैक्टर आपको कॉमन हो जाएगा? इस वाले से 2 आप कांस्टेंट कॉमन कर सकते हो? कर लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को जैसे ही कॉमन करोगे तो बाहर निकाल लोगे डिटरमिनेंट के, तो यहां पे क्या बच जाएगा? 1 2 3, यहां पे क्या हो जाएगा? 3 1 5 8 3 और 10। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो उस फैक्टर को आप डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। सेम मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के अंदर में मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट के किसी रो से मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट के किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट के अंदर जब ये घुसेगा, तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। वो आगे की प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता रहा हूं। आ जाओ इधर।
If determinant is multiplied by some number and it is taken inside the determinant, then it is only one row or one कॉलम गेट्स मल्टीप्लाई बाई इट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ बेटा कि अगर आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हो डिटरमिनेंट के अंदर में, मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट के अंदर में जब आप जाओगे तो किसी रो या किसी कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि डेल इज इक्वल टू, अगर आपको रहे बेटा 5 6 7 8 9 10 2 1 और 3, अगर ऐसा रहे। अब इधर ध्यान दो, मुझे के से मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट को, तो यहां से के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 2 1 3। अब इधर आ जाओ, के से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, के इंटू डेल इज इक्वल टू कोई भी एक रो। अब आप मन चाह, आप जिसको मन चाहो उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको मन किया कि के को हम लोग फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं सर इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो के को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, के को आप इससे भी मल्टीप्लाई, जिसमें आपको मन चाहे आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई एक रो या कोई एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगी बेटा। क्लियर है? जब कोई भी कांस्टेंट डिटरमिनेंट के अंदर जाएगी आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो कि मल्टीप्लाई आप करो, लेकिन कोई एक कॉलम से या कोई एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। अब आप कर लो बेटा। मान लिया आपके मन में आया कि इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो। आपके मन में आया नहीं गुरुजी हम लोग थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हो, लेकिन 5 6 7 यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो ज्यों का त्यों रहने वाला है। आ जाओ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के, उधर से मल्टीप्लाई करोगे के, उधर से मल्टीप्लाई करोगे 3 के। बात समझ में आ गई? अब आपको मन में चाहे नहीं गुरुजी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, कर लो भाई, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम से तो देखो 5 8 2 6 के 9 के इधर से आ जाएगा 7 10 और 3। आपको जिसमें मन चाहे उस रो से या उस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप स्वतंत्र हो, आपको कोई रोकने वाला, लेकिन कोई एक रो होना चाहिए या कोई एक कॉलम होना चाहिए, आप उसी में मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी पूरी तरह से आप बात समझ में आ गई है। अब इस प्रॉपर्टीज को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपके लिए। अब हम लोग जो प्रॉब्लम बनाने वाले हैं ना, वो प्रॉब्लम बनाने वाले हैं इसी प्रॉपर्टीज से। इसको हम लोग बोलते हैं रो कॉलम ऑपरेशन। आप रो और कॉलम में क्या क्या ऑपरेट कर सकते हो, कैसे कैसे चला सकते हो, वो अभी हम लोग बताने वाले हैं। अब सुनिए बात, यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम इन एनी अदर रो और कॉलम डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आप किसी रो को किसी दूसरे रो से आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। किसी दूसरे रो के कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसको पहले रो से आप घटाओ, जोड़ो, उसमें डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ने वाली है। गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूँ ना बेटा। आ जाओ इधर। जैसे मान लो बेटा कि कोई डेल है और ये डेल आपको है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्या बात समझ में आ रही है? अब सुनो बात, इसको हम लोग रो 1 बोलते हैं बेटा, ये रो 2, ये रो 3। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब सुनिए बात, हम लोग को मन में आया कि हम लोग कॉलम 1 को चेंज करेंगे। कॉलम 1 को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो लिखेंगे कॉलम 1 चेंज टू, ये जो एरो का निशान है ना इसको बोलते हैं चेंज टू। मान लीजिए कि C1 प्लस 2 से C3 को मल्टीप्लाई करेंगे और C1 में ले जाके जोड़ेंगे। ये ऑपरेशन हुआ। ये जो टोटल आप देख रहे हो ना बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन करना। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन करना। क्या बात समझ में आ गई? आपने क्या ऑपरेशन किया डिटरमिनेंट के अंदर में कि C1 यानी कॉलम 1 को आपने चेंज किया। कैसे चेंज किया? तो C1 प्लस C3 को 2 से मल्टीप्लाई करा और इसमें ले जाके जोड़ दिया। ये आपने ऑपरेशन किया। अगर ये ऑपरेशन करोगे तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगी उसमें कोई चेंज नहीं। मान लीजिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल है, तो इसके ऑपरेशन करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट तैयार होती है बेटा, उसका भी वैल्यू क्या हो जाती है? डेल हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है? गुरुजी आप आगे पढ़ाइए, एकदम मैं पढ़ाऊंगा बेटा। आ जाओ इधर।
तो ये वाला जो ऑपरेशन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम में आगे यूज होना है यही ऑपरेशन। बात समझ में आ गई? ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे आप बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर आप सीबीएसई का क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर आप झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सारे स्थिति में यही नजर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी इस प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। क्या प्रॉपर्टीज़ कहती है? प्रॉपर्टीज़ ये कहती है कि आप किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हो, किसी भी रो को चेंज कर सकते हो, लेकिन कैसे चेंज करोगे? किसी अदर रो से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, उस रो में ले जाके आप जोड़ो, उस रो में ले जाके आप घटाओ, उससे डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ने वाली, कोई चेंज नहीं आने वाली, है ना, ज्यों का त्यों ही रहने वाली। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। चलिए अब आइए हम लोग जो प्रॉपर्टीज आपने देखा उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम भी देखोगे आपको मजा आने वाला है, सीखने को मिलेगा आपको बेटा। एनसीईआरटी बुक तो आपके मुट्ठी में ही रहेगा। दूसरी बात, आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे तब भी आपको आसानी से बनेगा। क्लियर? चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। कब का पूछा हुआ है? बिहार बोर्ड 2022 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। बहुत इजी है बेटा, देखने के बाद आप महसूस करोगे, प्रॉपर्टीज का जब हम लोग यूज करेंगे तब आप महसूस करोगे कि प्रॉपर्टीज में क्या दम था, क्या मजा आया प्रॉपर्टीज बनाने का। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे या वैल्यू निकालोगे तो बहुत लेंदी होने वाला है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो बहुत ईजी वैसे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान दो बेटा, इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा एक चीज देखते हैं कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ जाए। अगर पूरे के पूरे जीरो आ जाए तब तो सोने पे सुहागा, अगर पूरे के पूरे जीरो नहीं आ पाए तब भी आप कम से कम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में दो एलिमेंट को तो आप जीरो ला ही सकते हो। एलिमेंट किसको बोलते हैं बेटा? ये आपका एलिमेंट कहलाता है, ये आपका एलिमेंट कहलाता है। तो कोई भी आप दो रो या दो कॉलम, दो एलिमेंट को जीरो आप कर सकते हो। अगर ऐसा कर दिया आपने तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने में आपको बहुत इजी होगा, बहुत आसानी से वो बन जाएगी। क्लियर है? आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग कुछ मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये क्या है? डेल है। क्लियर? अब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई भी कॉलम, दो कॉलम को जोड़ने के बाद, घटाने के बाद कोई तीसरा कॉलम आ रहा है। अगर ऐसा आता है तो उस स्थिति में आप तो याद है प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहती है? कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपको इक्वल हो जाए तो उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। अब आ जाओ बेटा, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम लोग इसमें इसको जोड़ देते हैं, किसमें किसको जोड़ देते हैं बेटा? यानी कॉलम 3 को चेंज करते हैं। कैसे? कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। और अभी आपने देखा कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ऑपरेशन कर सकते हो। अगर आप ये ऑपरेशन किया, मतलब कॉलम 3 और कॉलम 2 को आपने जोड़ा, तो जब जुटेगा ना बेटा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सामने वाला एलिमेंट आपको जुटेगा। तो इस रो को आपने, इस रो में कोई चेंजिंग नहीं किया, जिस रो में आपने कोई चेंजिंग नहीं किया उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो ये आ जाएगा आपको 23, ये हो जाएगा बेटा 36, ये हो जाएगा 63, यहाँ पे आ जाएगा आपको 12 और 10 और 26। अब आपको चेंज करना है बेटा, किस रो को, कॉलम को चेंज करना है? C3 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? तो C3 और प्लस C2, तो इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23। इसको और इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 36, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63। क्या बात समझ में आ गई? आप जोड़ कर देखो, 11 और 12 कितना होता है? 23। 10 और 26 कितना होगा? 36। और फिर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 63। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, क्या कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है? जी गुरु जी इक्वल है। आंख बंद करो और लिखो कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया। क्या बात समझ में आ गई? अब इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसके वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आपका आंसर आने वाला है, और वो क्या आने वाला है? 0। कितनी खुशी, बताओ। आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है बेटा, है ना। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। चलिए आइए LHS को उठाते हैं हम लोग। LHS में है क्या? जी गुरुजी है 23, 46 और 65। 11, 20, 45, 12, 26, 20, ये है जी गुरुजी, यही है। अब देखो कमाल। आ जाओ इधर बेटा, 11 और 12
23, 20 और 26 46, 45 और 20 कितना हो जाएगा आपको 65। यानी करने क्या वाले हैं, फिर से वही काम, C3 को चेंज करेंगे तो C2 और प्लस C3। अच्छा कोई बोल रहा होगा ना, कोई सोच रहा होगा सर C2 को क्यों नहीं आपने चेंज करा। अरे भाई C2 को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C2 को भी चेंज करोगे तो क्या लिखोगे C2 प्लस C3, आप दोनों काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे गुरुजी वैसे ही करके दो ना, ऐसा 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 ऐसा, आप C3 को चेंज करो एकदम, कोई C2 को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। C2 चेंज कर लो, C2 प्लस C3। तो C2 प्लस C3 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, आपको ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा 23, 46 और 65। अब इसको करस्पॉन्डिंग जोड़ो तो ये हो जाएगा 23, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 46, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 65, ये आ जाएगा 12, 26 और 20। बोलो गुरुजी, क्या बात समझ में आ गई जी। अब आ जाओ, हम लोग यहां से देख रहे हैं बेटा कि आपका जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है वो इक्वल है, यानी कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू 0। आपको प्रूव्ड हो गया है ना LHS। अरे एक मिनट रुक जाओ, यानी ये इक्वल टू 0 हो गया और ये क्या हो गया RHS हो गया। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था। क्या बात समझ में आ गई जी गुरुजी? पूरी तरह से देखो बेटा, अगर आप डिटरमिनेंट को प्रॉब्लम को बनाना चाहते हो तो मैंने पहले ही बताया कि आपको सारे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है, उसको याद करना है। जितना प्रॉपर्टीज़ बताया जाए वो याद रखेंगे, प्रॉब्लम ईजी वैसे बनेगा। प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी बेटा, आप प्रॉब्लम बना ही नहीं सकते हो। प्रॉपर्टीज़ का ही खेल है डिटरमिनेंट के अंदर में। क्लियर जी गुरुजी? चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखो ये भी एक प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स का पूछा हुआ है 2021 में। अब आ जा बेटा, एवेलुएट द डिटरमिनेंट है ना। एवेलुएट द डिटरमिनेंट का मतलब हुआ डिटरमिनेंट का वैल्यू को आप निकालो। फिर से वही डेल मान लो, लेट डेल इज इक्वल टू क्या क्या है तो 16 है, 23 है, 32 है, ये है बेटा 9, 16 और 19, इधर हो जाएगा आपको 7, 7 और 1 3। देखो तो ये 7 है बेटा, 7। अब आ जाओ, अब हम लोग फिर से वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि ये जो C2 है इसको चेंज करो, कैसे तो C2 प्लस C3 में। तो ये हो जाएगा बेटा डेल इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 16, 23 और 32, इस दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा आपको 16, इस दोनों को जोड़ो 23, इस दोनों को जोड़ो 32 और इस वाले रो को ज्यों का त्यों रख दो 7, 7 और 13। अब ध्यान दो बेटा, क्या आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 इक्वल है तो जी गुरुजी इक्वल है, कॉलम 1 और कॉलम 2 इक्वल है। तो जैसे ही इक्वल होगा बेटा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगी आपको कितना, अरे डायरेक्ट लिखो यार, डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगी आपको 0। ये आपका आंसर। देख रहे हो बेटा, आपको मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए। डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम जो है बहुत इजी वैसे आपसे बन जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज आप ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर आप छोड़ दो, डिटरमिनेंट पढ़ना ही छोड़ दो। नहीं गुरुजी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप प्रॉपर्टीज को याद रखोगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये भी क्या प्रॉब्लम है, आइए आइए। ये बोल रहा है बेटा एवेलुएट द डिटरमिनेंट है ना। ये भी 2021 में पूछा है 2 मार्क्स का। इस वाले प्रॉब्लम को देखो, देखने के बाद आपको लग रहा है ना बहुत जटिल प्रॉब्लम है, सर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे चुटकियों में बनेगा। आ जाइए, इसको मानते हैं हम लोग डेल, क्या मानते हैं इसको, डेल। डेल इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये है आपको, अरे एक मिनट रुक जाओ, यहीं से मान लेते हैं ना, यहीं से मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मान लेते हैं लेट डेल बराबर समथिंग है ना। आगे अब देखो ऑपरेशन करो, क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, तो सारे को जोड़ दो। किसको किसको जोड़ देंगे, तो C1 को चेंज कर दो, कैसे C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 को आप लोगों ने चेंज करा और सारे को इधर जोड़ दिया, C1 को, C2 को और C3 को। जैसे ही आप काम करोगे बेटा तो ये आपको दिखेगा ऐसा, कैसा, A माइनस B, फिर इसको जब जोड़ोगे प्लस B माइनस C, इसको जोड़ोगे प्लस C माइनस A, फिर यहाँ से जब आप जोड़ोगे B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, फिर आप देखोगे इधर C माइनस A
प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बाकी दोनों कॉलम को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा बेटा आपको सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये ऐसा आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अरे 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 क्या क्या से क्या हो गया, ये कैंसिल, यहाँ से देखोगे तो ये देखो बी से ये बी कैंसिल, ए से ये, सी से ये सी कैंसिल, सी से ये सी कैंसिल, ए से ये वाला ये, बी से ये वाला बी, अरे 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 क्या देखे थे और क्या हो गया, 0 0 0 दिखा क्या। अब आ जाओ, इधर से आ जाएगा आपको b माइनस सी माइनस ए, अरे a माइनस बी, उधर से आएगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। जी गुरुजी, कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होती है। चलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गए। आंसर, क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में हम लोग 100 में 100 नंबर लेके आएंगे। मैं तो बोल रहा हूं बेटा, आप 100 में 110 नंबर लेके आओ। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी।